हाँ जी, अपने आमेर का कछवाहा वंश स्टार्ट किया था। यहाँ दुल्ले राय से लेकर अपने माधो सिंह प्रथम तक के पढ़ लिया था। दुल्ले राय से माधो सिंह प्रथम से पहले यानी ईश्वरी सिंह तक पढ़ लिया था अपने। आज जो स्टार्ट करेंगे अपने माधो सिंह प्रथम के बारे में। माधो सिंह प्रथम जो शासक रहता है 1750 से लेकर 1768 तक। माधव सिंह प्रथम 1750 से 1768 तक शासक रहा। देखो माधव सिंह प्रथम की एक खास बात और, शरीर में बहुत हट्टा कट्टा था। शरीर में बहुत हट्टा कट्टा था। इसके बारे में कहा जाता है कि 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा हुआ करता था इसकी बॉडी। तो माधव सिंह प्रथम का चोगा बहुत फेमस हुआ। चोगा एक पहनने का वस्त्र होता है चोगा, वो माधव सिंह प्रथम का चोगा बहुत फेमस हुआ। तो वो चोगा बहुत फेमस हुआ माधव सिंह प्रथम का। वो चोगा वर्तमान में कहां पर रखा गया है? तो माधव सिंह प्रथम का कोई चोगा पूछ ले तो रखा गया सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर ये चोगा है। सिटी पैलेस को कई जगह चंद्र महल भी लिखा जाता है। सिटी पैलेस या चंद्र महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल कहां पर है? तो जयपुर के अंदर, जहां पर माधव सिंह प्रथम का चोगा रखा गया है। एक और खास बात, एक रिकॉर्डिंग बन गई है। हाँ, तो चोगा सिटी पैलेस चंद्र महल में रखा गया है। चोगा एक पहनने का वस्त्र होता है, लंबा चौड़ा वस्त्र होता है जो घुटनों तक फैला होता है, बांधने के लिए कस्से लगे होते हैं, उसको बोलते हैं चोगा। तो मैंने आपको जब ईश्वरी सिंह करवाया था उस समय बताया था। वैसे तो सवाई जय सिंह के काल में ही राजस्थान में मराठा आक्रमण शुरू हो गए थे, इसीलिए तो सवाई जय सिंह ने वो हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था। अब मराठों का प्रकोप धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है। ईश्वरी सिंह जिसने तो बेचारे ने आत्महत्या तक कर ली थी डर के मारे, मराठों का इतना आतंक छा गया था। अब माधो सिंह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो इसको गद्दी पर बिठाने में योगदान रहा था मल्हार राव होलकर का। पहले तो मल्हार राव होलकर ने ईश्वरी सिंह पर टैक्स निर्धारित किया था। अब मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह पर टैक्स निर्धारित कर दिया 1750 में। अब टैक्स वसूली चलने लगी। माधो सिंह बेचारा कई दिन तो टैक्स देता है, लेकिन बाद में 1759 ईस्वी के अंदर, 1759 के अंदर, 1759 के अंदर माधो सिंह कहता है मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा, टैक्स वगैरह कुछ नहीं है। तो उधर से मल्हार राव होलकर आर्मी लेकर आ गया। मल्हार राव होलकर कहते जयपुर पर आक्रमण कर देंगे, अपने टैक्स वसूली तो करेंगे। तो मल्हार राव होलकर और माधो सिंह के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है ककोड़ का युद्ध। ककोड़ का युद्ध 1759 में होता है माधो सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर के बीच। इस ककोड़ के युद्ध में यह माधो सिंह प्रथम मल्हार राव होलकर को हरा देता है। मल्हार राव होलकर यहां से हारकर वापस चला गया। इसका मतलब टैक्स वसूली नहीं, अब मराठे टैक्स नहीं ले पा रहे, लेकिन प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने जमा लिया है। एक आदत डाल ली है मराठों ने कि अब राजपूताने पर अटैक करने। फिर चलते चलते फिर माधो सिंह एक और युद्ध लड़ लेता है। वो युद्ध कौन सा है? तो भटवाड़ा का युद्ध। तो भटवाड़ा का युद्ध देखो कब हुआ। भटवाड़ा का युद्ध होता है 1761 के अंदर। 1761 के अंदर भटवाड़ा का युद्ध हुआ। और इस भटवाड़ा के युद्ध में कौन कौन आमने सामने? एक साइड में तो माधो सिंह होगा, माधो सिंह। दूसरी साइड में कोटा का राजा शत्रुसाल हाड़ा। कोटा का राजा शत्रुसाल हाड़ा, इन दोनों के बीच में ये बंटवाड़ा का युद्ध होता है। और बंटवाड़ा के युद्ध में शत्रुसाल हाड़ा का फौजदार हुआ करता था जालिम सिंह। जो अहम भूमिका निभाई थी वो फौजदार जालिम सिंह ने निभाई थी। और फौजदार जालिम सिंह जीत गया था और माधो सिंह प्रथम हार गए थे। देखो माधो सिंह प्रथम ने ककोड़ के युद्ध में तो मल्हार राव होलकर को हरा दिया,
लेकिन भटवाड़ा के युद्ध में शत्रु साल हाड़ा और जालिम सिंह से हार गया है। फिर अगला एक और युद्ध है मावला मंडोली का युद्ध। यह मावला मंडोली का युद्ध होता है 1767 ईस्वी के अंदर, 1767 के अंदर यह युद्ध होता है। और मावला मंडोली के युद्ध में आमने सामने कौन है? तो एक साइड में माधो सिंह प्रथम है और दूसरी साइड में भरतपुर का राजा है, और भरतपुर का राजा है जवाहर सिंह। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह। इन दोनों के बीच में जो मावला मंडोली का युद्ध होता है, इसमें माधो सिंह प्रथम जीत जाता है और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह हार जाते हैं। लेकिन माधो सिंह प्रथम का यहां पर एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है? दो फौज बख्शी मारे जाते हैं। एक का नाम था गुरसहाय और दूसरे का नाम था हरसहाय। गुरसहाय और हरसहाय नाम के दो फौज बख्शी थे, जो आर्मी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे माधो सिंह प्रथम के। वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। तो याद रखो, ये मावला मंडोली का युद्ध, माधो सिंह ने जवाहर सिंह को हराया, लेकिन माधो सिंह को नुकसान इसमें क्या हुआ कि गुरसहाय और हरसहाय नाम के दो फौजदार थे, वो मारे जाते हैं। फिर अगला शासक है पृथ्वीराज कछवाहा द्वितीय। 10 साल तक ये पृथ्वीराज कछवाहा द्वितीय शासक रहा। कोई इंपॉर्टेंट बात इसकी नहीं। 10 साल तक राजा रहा। बीच में कभी सीक्वेंस वाइज कोई पूछ ही ले कि जयपुर के राजाओं का क्रम सेट करिए, तो पृथ्वीराज कछवाहा का नाम थोड़ा याद कर लो। वैसे इसकी कोई खास विशेषता नहीं। 1768 से लेकर 1778 तक 10 साल तक शासक रहा। हाँ, हालांकि पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम के बहुत सारी विशेषताएं हैं, सेकंड की कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं। पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम ने तो वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम के काल में गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित होती है। लेकिन पृथ्वीराज कछवाहा सेकंड की कोई खास विशेषता नहीं। फिर अगला राजा स्वाई प्रताप सिंह। 1778 से लेकर 1803 तक, 1778 से लेकर 1803 तक स्वाई प्रताप सिंह शासक रहता। ये अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, हर क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति था। इसके काल में चित्रकला का विकास हुआ, संगीत कला का विकास हुआ, ज्योतिषी इसके काल में रहते थे, संगीतकार रहते थे, कई लोक नाट्य कला जो कलाकृतियां हैं वो प्रताप सिंह के काल में विकसित हो गई। हर क्षेत्र में नॉलेज रखने वाला राजा, खुद एक अच्छा संगीतकार, खुद एक अच्छा राइटर, खुद रचनाएं लिखता था। इसके दरबार के अंदर 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ, इन विद्वानों की मंडली रहा करती थी। एक विद्वानों की मंडली थी जिसमें 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 ही संगीतज्ञ। इस कवियों की मंडली को कहा जाता था गंधर्व 22। गंधर्व 22। कोई पूछे कि गंधर्व 22 किसके काल में प्रसिद्ध हुई, तो प्रताप सिंह के काल में प्रसिद्ध हुई। और वो क्या थी, तो 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञों की एक कवि मंडली थी। और प्रताप सिंह, मैंने बताया, खुद एक अच्छा राइटर था। प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवा के राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। प्रताप सिंह कृष्ण जी का भक्त हुआ करता था, तो प्रताप सिंह खुद रचनाएं लिखता था और खुद की रचनाओं में अपना नाम क्या लिखता था, तो ब्रजनिधि नाम, ब्रजनिधि नाम से रचनाएं लिखता था प्रताप सिंह। कृष्ण जी का पुजारी हुआ करता था। इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं एक ग्रंथ के अंदर संकलित की गई हैं। उस ग्रंथ का नाम ही इसने ब्रजनिधि ग्रंथावली रख दिया। और इस प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम था चांद खां। चांद खां नाम का व्यक्ति। चांद खां ने प्रताप सिंह को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी।
प्रताप सिंह को चांद खां ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी, या प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम क्या है, तो चांद खां। तो ये दो तीन एक बातें इंपॉर्टेंट शुरू वाली दोबारा देख लो। प्रताप सिंह 1778 से 1803, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञों की कवि मंडली, जिसको गंधर्व बाई से कहा जाता था। प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया और राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। ब्रजनिधि ग्रंथावली नाम का एक ग्रंथ है, वो प्रताप सिंह द्वारा संकलित किया गया। खुद रचनाएं लिखता था, कृष्ण जी का भक्त हुआ करता था, इसलिए खुद का नाम ब्रजनिधि रख लिया था। प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम था चांद खां। चांद खां ने प्रताप सिंह को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। एक चित्रशैली, चित्रशैली को बहुत बढ़ावा दिया था इसने। चित्रशैली को बढ़ावा देने वाला कोई कलाकार पूछे, एक कोई शासक पूछे कि आमेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो वो प्रताप सिंह याद रखना है आपको, ठीक है। या जयपुर चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो प्रताप सिंह के काल में हुआ। या प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब तुंगा का युद्ध, मैंने बताया मराठों का आतंक छा गया था राजस्थान पर, तो मराठे सवाई जय सिंह के काल में आने शुरू हुए थे, फिर ईश्वरी सिंह के काल में आए, फिर माधो सिंह के काल में आए, अब प्रताप सिंह पर टैक्स वसूली शुरू कर दी। प्रताप सिंह पर टैक्स वसूली शुरू की, और प्रताप सिंह पर जो टैक्स वसूली की वो राजा का नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने प्रताप सिंह को कहा कि अगर प्रताप सिंह जयपुर का राजा तेरे को बंदे रहना चाहता है, आगे मतलब लंबे समय तक तेरे को राजा रहना है जयपुर का, तो टैक्स देना पड़ेगा भाई। प्रताप सिंह ने शुरू में तो हाँ कर दी, लेकिन बीच में क्या कहता है, टैक्स नहीं देंगे। जब ये बात बोली कि टैक्स नहीं देंगे, तो महादजी सिंधिया आर्मी लेकर आ गया। दौसा के अंदर लालसोट नाम की जगह, वहां पर जगह पड़ती है तुंगा। दौसा के अंदर लालसोट नामक स्थान पर जगह पड़ती है तुंगा। तुंगा नामक स्थान पर युद्ध होता है। तुंगा का युद्ध 1787 के अंदर, 1787 के अंदर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के अंदर एक साइड में है महादजी सिंधिया, एक साइड के अंदर तो है महादजी सिंधिया, और दूसरी साइड के अंदर है प्रताप सिंह। महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह आमने सामने हुए, जिसमें से प्रताप सिंह महादजी सिंधिया को हरा देता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है प्रताप सिंह के लिए, मराठों को हराना। महादजी सिंधिया को हरा दिया, इतना बुरी तरीके से हराया था महादजी सिंधिया को कि महादजी सिंधिया यहां से जब वापस जा रहा था, लालसोट से अपना डेरा उठा रहा था, उसने कहा था महादजी सिंधिया ने कि यदि मैं जिंदा रहा तो जयपुर में को धूल में मिला दूंगा। इतना गुस्सा आया था महादजी सिंधिया, और यहां से महादजी सिंधिया वापस चला गया दक्षिण की ओर। अब प्रताप सिंह यहां पर सफल हो जाता है। अगला नीम का थाना सीकर। नीम का थाना के अंदर एक जगह पड़ती है पाटन। वैसे भारत में तो पाटन नाम की जगह गुजरात के अंदर है, लेकिन एक राजस्थान में भी पाटन नाम की जगह नीम का थाना में। पाटन का युद्ध होता है 1790 के अंदर। सेनाएं वही हैं, एक साइड में तो प्रताप सिंह है, एक साइड में प्रताप सिंह है, और दूसरी साइड में है, अब की बार महादजी सिंधिया खुद नहीं आया। महादजी सिंधिया ने अपने एक सेनापति को भेजा था, जिसका नाम था डीबोई। डीबोई ये फ्रांस का था, वैसे मूल रूप से फ्रांस का था, लेकिन महादजी सिंधिया का सेनापति हुआ करता था। नीम का थाना में पाटन का युद्ध होता है 1790 में, और इस पाटन के युद्ध में मराठे
जीत गए, महादजी सिंधिया की सेना जीत गई और प्रताप सिंह हार गए। लेकिन महादजी सिंधिया का सेनापति डीबोई युद्ध में मारा जाता है। वर्तमान में डीबोई की कब्र भी बनी है राजस्थान में। डीबोई की कोई आपसे कब्र पूछे तो कहां पर है? मेड़ता नागौर के अंदर। डीबोई की कब्र मेड़ता नागौर के अंदर। तो ये तुंगा वाले युद्ध में तो प्रताप सिंह महादजी सिंधिया को हरा देता है। महादजी सिंधिया ने हारकर कहा, यदि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। लेकिन पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया की सेना से प्रताप सिंह हार जाता है 1790 में। अब हारने का मतलब मराठे दोबारा टैक्स वसूली शुरू करेंगे। 1791 के अंदर मराठों और प्रताप सिंह के बीच संधि हुई और संधि में दोबारा टैक्स लगा दिया प्रताप सिंह पर। अब 1791 के बाद प्रताप सिंह मराठों को टैक्स देता जा रहा है, लगातार टैक्स देता जा रहा है। एक घटना और हो जाती है बीच में चलते चलते। 1798 की ही घटना। अंग्रेज जॉर्ज थॉम्स ने जयपुर पर आक्रमण किया। वो किया है 1798 के अंदर। जॉर्ज थॉम्स ये एक अंग्रेज था। कोई पूछे आपसे कि जयपुर पर सर्वप्रथम अंग्रेजों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो किसके काल में हुआ है? प्रताप सिंह के काल में। और जयपुर पर सबसे पहले जो अंग्रेज जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था जॉर्ज थॉम्स। जॉर्ज थॉम्स नाम था। 1798 में अटैक किया था। बाद में तो अंग्रेज धीरे धीरे और आने लग गए थे और ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था। 1817-18 के अंदर तो पूरा का पूरा कंट्रोल ही बन गया था। लेकिन सबसे पहले जयपुर पर आक्रमण अंग्रेजों का हुआ था वो प्रताप सिंह के काल में। अब मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध देखो कैसे है। पहले तो वो तुंगा वाला युद्ध हुआ, मराठे हार गए। फिर पाटन का युद्ध हुआ, मराठे जीत गए। 1791 में मराठों ने दोबारा टैक्स वसूली शुरू कर दी। 1800 तक आते आते प्रताप सिंह टैक्स देते देते परेशान हो गया। प्रताप सिंह ने सोचा, यार ऐसे तो मराठे परेशान करेंगे मेरे को, कितने साल से टैक्स देते रहेंगे। अपने मराठों के खिलाफ कोई योजना बनाएगा। तो प्रताप सिंह परेशान होकर यहां से जाता है मारवाड़, और मारवाड़ का राजा था भीम सिंह। मारवाड़ के राजा भीम सिंह के पास गया। भीम सिंह के पास गया प्रताप सिंह। भीम सिंह को जाकर कहता है, यार भीम सिंह जी कोई मराठों के खिलाफ योजना बनाए यार, ऐसे तो फिर टैक्स वसूली करते रहेंगे, तो अपने तो गरीब हो गए इनको टैक्स देते देते, कोई योजना बनाए। भीम सिंह और प्रताप सिंह ये दोनों मिलकर मराठों के खिलाफ योजना बना रहे थे। लेकिन इस बात का पहले ही मराठों को पता लग गया, इसलिए युद्ध होता है मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध होता है 1800 ईस्वी के अंदर। मराठे पहले ही अटैक कर देते हैं। मराठों में जो अटैक करने वाला राजा है उसका नाम है दौलतराव सिंधिया। मालपुरा का युद्ध होता है 1800 में। एक साइड में दौलतराव सिंधिया और एक साइड में भीम सिंह और प्रताप सिंह। इसमें प्रताप सिंह और भीम सिंह दोनों हार जाते हैं और दौलतराव सिंधिया जीत जाता है। प्रताप सिंह को दोबारा जाकर मराठों के साथ संधि करनी पड़ी। तो मालपुरा का युद्ध मराठे फिर जीत गए, दौलतराव सिंधिया जीत गया था। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण किसके काल में हुए? जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण किसके काल में हुए हैं? तो प्रताप सिंह के काल में हुए। देखो, तुंगा वाला युद्ध है, पाटन का युद्ध है, मालपुरा का युद्ध है। कई क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का जब आक्रमण हुआ उस समय जयपुर का राजा कौन था? तसवाई जयसिंह। फिर मराठे धीरे धीरे और बढ़ने लगे। सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुआ वो प्रताप सिंह के काल में हुआ। सबसे पहले अंग्रेजों का जयपुर पर आक्रमण हुआ वो भी प्रताप सिंह के काल में। तो सर्वाधिक मराठा आक्रमण वाली यही देखो, स्थापत्य कला का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जिसको आज तक, और आज तक ही नहीं, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां जिसको देखेगी, जिसको निहारेगी, और जो विदेशी पर्यटकों का और देशी पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है हवा महल। उस हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। इसका मतलब चित्रकला, संगीत कला, कवि, स्थापत्य कला, हर क्षेत्र में रुचि रखता था ये प्रताप सिंह। हवा महल जयपुर के अंदर निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी। प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, और इसका जो वास्तुकार है, कई बार वास्तुकार पूछ लेते हैं, तो वास्तुकार देख लीजिए भी, लालचंद उस्ता वास्तुकार है, लालचंद उस्ता। एक और नाम कई बुकों में दे रखा है, खेमराज। तो लालचंद उस्ता और खेमराज नाम के दो व्यक्ति थे जो हवा महल के वास्तुकार थे। वैसे हवा महल बनवाने का मुख्य उद्देश्य प्रताप सिंह का क्या था? राजस्थान के अंदर तीज और गणगौर, ये दोनों फेमस है जयपुर की। जयपुर के अंदर तीज और गणगौर की सवारियां निकाली जाती। तो सवारियां जब निकलती हैं तो रानियां बीच में तो जा नहीं सकती, प्रताप सिंह की रानियां बीच में नहीं जा सकती। तो रानियों ने फरमाइश की कि हम ये गणगौर वाली और तीज वाली सवारियां भी देखनी है हमको, हम कैसे देखें? प्रताप सिंह ने कहा टेंशन ही मत लो, मैं एक महल बनवा दूंगा आपके लिए, वहां से पूरे के पूरे, आप चाहे तीज की सवारी हो चाहे गणगौर की सवारी, सारी की सारी उस महल के अंदर बैठी देखोगी। क्या ऐसा कैसा महल बनाओगी जो सारी की सारी सवारियां दिख जाए, सारी की सारी रानियों को दिख जाए? बनवा देंगे क्या अपने? एक महल बनवाया जिसकी 5 मंजिल रखी गई। 5 मंजिल रखी गई। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर, और 5वीं है हवा मंदिर। नाम तो वैसे है तो ये मंजिल है, लेकिन नाम मंदिर है इनके। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। कर्म वाइज याद रखना है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताओ, हवा महल की चौथी मंजिल का नाम बताओ, या हवा महल के मंजिलों का क्रम बताइए। तो आप क्रम वाइज याद रखना, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। हवा महल के जाली झरोके, जाली झरोके कितने? जाली झरोकों की तो जरूरत पड़ती, क्योंकि रानियां तो एक से ज्यादा भी हो सकती। तो जाली झरोके 365 बनवाए इसने। कितनी भी रानी हो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी देखा करो अपने। 365 जाली झरोके बनाए, जिन झरोकों में बैठकर रानियां तीज और गणगौर की सवारियां देखा करती थी। कह दो फिर इतना बड़ा महल बनवा दिया तो हवा, एडजस्ट फैन तो नहीं थी, क्या किया जाए? तो क्या खिड़कियां रख दी जाए। खिड़कियां 953 खिड़कियां रखी गई, हवा आर पार हो, इसलिए नाम ही पड़ गया हवा महल। तो थोड़ा दोबारा देख लीजिए। हवा महल जयपुर के अंदर निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया है। वास्तुकार लालचंद उस्ता और खेमराज हैं। जाली झरोके 365 हैं, खिड़कियां 953 हैं, मंजिल 5, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। एक और देखो, हवा महल के अंदर प्रताप सिंह ने 50 चित्रकारों को संरक्षण दिया था। बंदे के दरबार के अंदर 50 चित्रकार रहा करते थे ओनली हवा महल के अंदर। तभी इनका काल है वो जयपुर चित्रकला का सवर्ण काल माना जाता है। एक से बढ़कर एक चित्र बनाए गए इसके काल में। एक तो फेमस चित्र जिनके आज भी चर्चे होते, प्रताप सिंह के काल में एक फेमस चित्र बनाया जाता है, वो देखो कौन सा है।
ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र जो बनाया था साहिब राम नाम का एक चित्रकार हुआ करता था। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। वो किन के काल में बनाया? तो प्रताप सिंह के काल में बनाया था। और जो आदमकद चित्र हुआ करते थे इनको कहा जाता था सभी है, सभी है कहा जाता था। आदमकद चित्र मतलब जितना बड़ा आदमी का कद उतना ही बड़ा चित्र, इस चित्र को बोला जाता है आदमकद चित्र। तो ईश्वरी सिंह राजा तो वो पहले ही हो गया था, लेकिन उसका जो चित्र बनाया गया वो प्रताप सिंह के काल में बनाया गया। और प्रताप सिंह के काल की बात, नाम सुना हो कभी तमाशा कला? तमाशा कला वैसे तो महाराष्ट्र की है भारत के अंदर तो, लेकिन राजस्थान के अंदर या जयपुर के अंदर इसकी वास्तविक जो शुरुआत की वो प्रताप सिंह ने की थी। तमाशा कला लोक नाट्य के अंदर आता है, वो जयपुर के अंदर शुरुआत की वास्तविक रूप से वो है प्रताप सिंह। तमाशा कला के बहुत सारे कलाकार फेमस हुए, जैसे बंशीधर भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, ये तमाशा कला के फेमस कलाकार हैं। तमाशा कला मूलतः महाराष्ट्र की, राजस्थान में जयपुर की फेमस है। और इसके जो कलाकार है वो कौन कौन है? बंशीधर भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और मन्नू जी भट्ट। ये है प्रताप सिंह की खास खास बातें। अगला राजा देखो कौन सा बनता है? जगत सिंह सेकंड। 1803 से लेकर 1818 तक शासक रहा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड जिसको जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका का नाम था रस कपूर। प्रेमिका रस कपूर के कारण जगत सिंह सेकंड को जयपुर का बदनाम बादशाह कहते हैं। नाम देखो कितना गजब है, रस कपूर। बादशाह बदनाम तो होना ही था बेचारा। कहते हैं जब जगत सिंह बाहर कभी काफिले में निकलता या कभी सैर करने के लिए निकलता तो रस कपूर सबसे आगे हुआ करते थे। कभी भी कोई काम होता तो रानियों को नहीं पूछा जाता तो भागकर रस कपूर को पूछा जाता। इसलिए जयपुर का बदनाम बादशाह कहते हैं जगत सिंह सेकंड को। तो प्रेमिका तो रस कपूर होगी और जयपुर का बदनाम बादशाह हो गया। एक देखो सबसे खास बात जो जगत सिंह सेकंड के काल में होती है वो गिंगोली का युद्ध। सुनना इस युद्ध को ध्यान से। गिंगोली का युद्ध जिसको बोलते हैं कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली के युद्ध को बोला जाता है कृष्णा कुमारी विवाद, जो हुआ 1807 में। गिंगोली का युद्ध किन किन की रियासतों का योगदान है? एक रियासत है मारवाड़, एक रियासत है अपने जयपुर रियासत, एक होगी मेवाड़ रियासत और एक टोंक रियासत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो योगदान रहा ही था। मारवाड़ का राजा हुआ करता था मान सिंह। जयपुर का राजा है जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ का राजा है भीम सिंह और टोंक का नवाब है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। ये जो मारवाड़ वाला मान सिंह है इसके भाई का नाम था भीम सिंह। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। लफड़ा क्या पड़ता है देखो। लफड़ा यह पड़ता है कि मेवाड़ के राजा
भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता किया मारवाड़ के राजा मान सिंह के भाई भीम सिंह के साथ। देखो, मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता किया मारवाड़ के राजा मान सिंह के भाई भीम सिंह के साथ। लेकिन भीम सिंह इतनी ज्यादा खुशी सहन कर नहीं पाया, क्या पता बेचारे का मुश्किल से रिश्ता हुआ था, भीम सिंह खुशी सहन नहीं कर पाया, इसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर देता है जगत सिंह सेकंड के साथ, जो जयपुर का शासक है। जैसे जगत सिंह सेकंड के साथ रिश्ता किया तो मान सिंह नाराज हो गया। ये मान सिंह वो कहे भाई मरी हुए मैं जीमता बैठा इया भाभी जान दिया को नहीं मैं। तो ये मान सिंह जगत सिंह सेकंड पर अटैक कर देता है। ये दोनों लड़ते गिंगोली नामक स्थान पर, दोनों लड़े, मान सिंह हार गया, जगत सिंह जीत गया। ये बेचारा भीम सिंह परेशान है। भीम सिंह जाता है टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के पास। पिंडारी जी को कहा कि पिंडारी जी बताओ यार, दोनों टेंगरी खातर लड़े, मैं क्या करूं। तो अमीर खां पिंडारी जी रुको रुको, सोल्यूशन है मेरे पास। क्या है? क्या तू एक काम कर, तू तेरी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे के मार दे। तो अमीर खां पिंडारी ने कहा और भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दी। 1810 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती। नाम से ही पता लगा, देखो गिंगोली, दोनों को गोली दी गई है, लड़की किसी को नहीं दी गई। यह है गिंगोली का युद्ध। तो देखो, गिंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद 1807 में हुआ और इसमें मारवाड़ का मान सिंह है, जयपुर का जगत सिंह सेकंड है, मेवाड़ का भीम सिंह है, टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी। मान सिंह हार गया था, जगत सिंह जीत गया था। तो ये है गिंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद। पर्वतसर नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है, पर्वतसर नागौर के अंदर गिंगोली नाम की जगह, वहां पर यह युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। एक और बात है जगत सिंह सेकंड की, 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जयपुर का शासक कौन है? तो 1818 में जगत सिंह सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। हालांकि संधि के थोड़ी दिनों बाद जगत सिंह सेकंड की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन कोई पूछे कि जयपुर का वह राजा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, तो वो जगत सिंह सेकंड है। संधि परेशान होकर की गई। परेशान क्यों? क्योंकि सवाई जय सिंह के काल में मराठा आक्रमण शुरू हुए। अब मराठों का आक्रमण इतना ज्यादा हो गया है कि वो मराठे पूरी तरीके से उत्तरी भारत पर या राजस्थान पर कंट्रोल कर चुके हैं। अब उन मराठों से परेशान होकर ये जगत सिंह सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर हाथ बढ़ाता है। अब जगत सिंह सेकंड की तीन बातें याद कर लेना। एक तो जयपुर का बदनाम बादशाह कहते हैं, एक इसने गिंगोली के युद्ध में मान सिंह को हरा दिया था, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। फिर सवाई जय सिंह तृतीय, तो सवाई जय सिंह तृतीय हैं वो 1818 से लेकर 1835 तक शासक रहा। नाबालिग था, ज्यादा एज का नहीं था जगत सिंह सेकंड, और सवाई जय सिंह तृतीय। और अब 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हो गई है। इसका मतलब अब जयपुर रियासत के अंदर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया है। अंग्रेज अपनी तरीके से शासन चलाएंगे, अपने ही रूल लागू करेंगे, और वो रूल जयपुर की जनता की समझ में नहीं आए, क्योंकि पहले जो पुराने रूल चले आ रहे थे राजा महाराजाओं के, वो तो रूल सारे फॉलो कर ही रहे थे। लेकिन अब एकदम से इतनी बड़ी चेंजिंग हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो रहा है, नए नए रूल स्थापित हो रहे हैं, तो जयपुर की जनता विद्रोह करेगी। जयपुर की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जयपुर की जनता ने विद्रोह किया तो एक अंग्रेज मारा गया था जिसका नाम था कैप्टन ब्लैक। कैप्टन ब्लैक नाम का अंग्रेज मारा जाता है। तो ये सवाई जय सिंह तक है। 1835 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। सवाई जय सिंह तृतीय याद रखना, मृत्यु हो जाती है। फिर अगला राजा बनता है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के बारे में अपने अगली क्लास के अंदर जिक्र करें। ओके, थैंक यू।